साक्षात्कार और indianpressbureau.com के इस अंक में आज हम रूबरू होने जा रहे हैं गोल्डन भाई साहब से और खास तौर से उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी लेंगे। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए तो मैं शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि राजनीति में आपका पदार्पण कैसे हुआ? वैसे मैं इमरजेंसी के समय में जब कॉलेज में पढ़ते थे, तब जब इमरजेंसी लगी थी गुजरात में, हम लोग उसके विरुद्ध फिर से डेमोक्रेसी प्रस्तावित करने के लिए कोशिश करते थे। उस समय से लेके प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में मैं आया 90 से। बाकी पहले मैं आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद का पदाधिकारी था गुजरात प्रांत में। 75 से इस काम में जुड़ा और 90 में मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला सेक्रेटरी पहले बना। उसके बाद में अहमदाबाद का जनरल सेक्रेटरी बना बीजेपी से। फिर अहमदाबाद की यह कॉन्स्टिट्यूंसी जो रखियाल है, जहां गरीबों की है, बंद मिलों का, कामगारों का बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है, वहां से मैं 3 बार विधानसभा से चुन के आया हूं यहाँ गुजरात विधानसभा में। बीच में मैं भारतीय जनता पार्टी का गुजरात प्रांत का महासचिव रहा करीबन 3 साल, जब केशुभाई यहाँ के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद में नरेंद्र भाई के आने के बाद में इनके साथ स्टेट मिनिस्टर फॉर होम एंड बॉर्डर सिक्योरिटीज रहा करीबन 1.5 साल के लिए। उसके पश्चात में यही टर्म में पानी जल संचय का काम मैंने सरकार की ओर से चेयरमैन के नाते किया। खेत तालाब है, करीबन 6 माह में 1,25,000 से ज्यादा खेत तालाब बनाए और बोरी बांध का काम भी मैंने किया था उस समय। और इस क्षेत्र में मैं काफी साल से लगा हुआ हूँ। आप काफी लंबे अंतराल से आप राजनीति में सक्रिय हैं, बीजेपी के लिए कार्यरत हैं और आपने आरएसएस के लिए कुछ सेवाएं अपनी की। तो आज आपको क्या समय मिल पाता है कि आरएसएस की शाखाएं वगैरह जाने का कोई समय? शाखा में हम लोग नियमित रूप से तो पहले जैसे नहीं जा सकते हैं, लेकिन संघ के जो विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, जिसके कि हम उत्सव कहते हैं, गुरुदक्षिणा का या अपना मकर संक्रांति है या पथ संचलन है, ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। और समन्वय शाखाएं जब होती है उसी में हम जा पाते हैं। और जाने का मन तो रोज होना है, लेकिन इस व्यस्तता के हिसाब से नहीं जाना होता है। आपका जो राजनीतिक जीवन का जो एक अचीवमेंट अगर मांगा जाए तो वो क्या है? राजनीतिक जीवन में मेरा सबसे अच्छा काल रहा है संगठनात्मक। जो भाजपा में कोई तहसील ऐसा नहीं है गुजरात में जो मैं खुद नहीं गया। और आज 5,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मैं नाम से जानता हूं, जिनके घर मैंने देखे। यह बहुत बड़ा यह जीवन का जो संगठनात्मक काम संतोष पूर्वक जो मैंने किया। दूसरा, मेरे पास जब उत्तरदायित्व था होम का, तब भी मैंने आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड एनीवन। कांस्टेबल भी आके उनकी बात कह सकता था और जनता भी कह सकती थी। यानी कि बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं, कोई नोबडी, इवन आज भी नहीं है। सीधे लोग मिलते हैं, सीधे जनता के आदमी हैं। और मैं जिस इलाके से आता हूँ बहुत गरीब है, करीबन 1 लाख मेरे मतदाता झोंकी झोपड़ी में रहते हैं। 144 चालियां हैं और हर एक प्रकार के लोग हैं, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक। ऐसे कौन से काम उन गरीब लोगों के लिए आपने किए हैं जो ताउम्र तक उनको याद रहेंगे? मैंने जो उनके काम किए हैं, जो गरीब इलाके में जहाँ पे प्राथमिक सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी, जब मैं पहली बार चुन के आया, जैसे कि पानी, ड्रेनेज, लाइट, सारी जगह 144 चालियों में पहले तो वो लोग हमेशा याद रखेंगे। दूसरा याद रखेंगे, जब से मैं चुन के आया हूँ, अपना कार्यालय संडे के सिवा कभी बंद नहीं रहा। गरीबों की सेवा जो की है, उसमें खास करके मेरा जो मेडिकल क्षेत्र है, जिसमें लोग आते हैं ऑपरेशन करवाना, उसको सहाय देना, ये जिन लोगों को काम किया, 2 सड़कें कम बनी होगी, लेकिन इंसानियत का काम जितना भी मैंने किया है, इसलिए तो हम गरीबों के बीच बैठ के इस गरीब इलाके से 3-3 बार चुन के आते हैं। आप अपना आदर्श अपने इस राजनीतिक जीवन में किसको मानते हैं? किससे बहुत ज्यादा प्रेरित हैं कि जब आपको लगता है कि जब आप उन चालियों की तरफ चलते हैं, उन गरीब लोगों की तरफ चलते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है, नहीं कुछ करना है इनके लिए?
हमें जो प्रेरणा मिली है, मैं तो वैसे जब मैं कंपनी में काम करता था, मैं अमेरिकन कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर था, तो उस समय से लेके आज अपना व्यवसाय कर रहे हैं हम लोग। हमारा डायमंड का पॉलिशिंग का बिजनेस भी चला रहे हैं, लेकिन जो प्रेरणा मिली है वो अपने इतिहास पुरुषों में से मिली है। आज के कोई राजनेता से हमें प्रेरणा नहीं मिली है। प्रेरणा आज भी मिलती है तो जैसे विवेकानंद के चरित्र, बीजेपी में आरएसएस के विचारधारा से मैं प्रभावित रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय आडवाणी जी से, नरेंद्र मोदी जी की कुछ ऐसी चीजों से कभी प्रभावित हुए नहीं हुए? मैं प्रभावित किसी व्यक्ति से, राजनीति से तो नहीं हुआ हूँ, उस कहने में मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। मेरी प्रेरणा आज भी वही लोग हैं जो संघ के डॉक्टर हेडगेवार जी जैसे संगठन के व्यक्ति रहे, गुरु गोलवलकर जी रहे। ऐसे लोगों से, ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा मिली है। स्वामी विवेकानंद और अपने इतिहास पुरुष जो अपने पन्नों में है, उनका सामर्थ्य आज भी उतना ही। अब तक आप जिन लोगों के नाम, आप 2 लोगों के नाम दे रहे हैं जो बहुत ही पूजनीय नाम है, कि आप उनके पद चिन्हों पे चल पा रहे हैं या चलने की इस गंदी राजनीति में चलना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। जितना चलते हैं चल आप राजनीति की गंदी बात कर रहे हैं, जहाँ गंदा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ तो गुजरात में बीजेपी की सरकार है और आप सरकार बीजेपी की हो तो भी राजनीति में अच्छे लोगों की कमी महसूस आज भी हो रही है, भले सरकार अपनी हो या अपनी ना हो। तो भाई यहाँ एक सवाल ये उठता है कि राजनीति के बिना समाज सेवा की जा सकती है? जैसे हमारे संघ के प्रचारक है, निस्वार्थ होकर अपना घर त्याग, राजनीति के बगैर सेवा करने वालों की संख्या राजनीति से अतिरिक्त है। समाज सेवी संस्था हो, जब भी समाज में जब क्रांति हुई है, कोई राजनेता ने नहीं की है। अगर आजादी भी ली है तो हिंदुस्तान की जनता में गांधी जी जैसा नेतृत्व जरूर था, सरदार का भी था, लेकिन कर्तृत्व किया है वो जनता ने किया। तो राजनीति पूरे समाज जीवन का एक पहलू है, पूरा समाज जीवन नहीं है। न तो राजनीति समाज जीवन की नैतिक अधःपतन जो हुआ है वो राजनीति नहीं सुधार सकती। द डिटोरिएशन ऑफ मोरल ऑफ द सोसाइटी जिसको कहते हैं, उसका उपचार राजनीति नहीं है, उसका उपचार समाज जीवन है। राजनीति प्रशासन जरूरी है कानून व्यवस्था के लिए, तरक्की के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, लेकिन मोरालिटी डजंट कम फ्रॉम द पॉलिटिक्स। आपकी जिंदगी में राजनीति का मायने क्या है? हमारी जिंदगी में इसलिए है कि जैसे कि हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जितना काम मैं अकेला नहीं कर सकता, किसी को मेरी जेब से मदद नहीं करता, लेकिन राजनीति में होने के नाते में कई लोगों को, मरीजों को मदद कर सकता हूँ, कई सुविधा दिलवा सकता हूँ। राजनीति का एक ईमानदारी पूर्वक भी राजनीति हो सकती है, ऐसा जीने का प्रयत्न कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ। जैसे मैं ये नहीं कह सकता जैसे जयप्रकाश जी कहते थे कि राजनीति का जो भ्रष्टाचार है वो मैं रोक पाऊंगा, मैं खुद नहीं करूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये हमारी सत्य है। और आने वाले समय में आप अपने आप को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? क्योंकि आप एक सफल बिजनेसमैन हैं, आप एक राजनीतिज्ञ और एक आप मार्केटिंग मैनेजर रहे थे। नहीं, हमारा लक्ष्य तो यही है कि सुविधा जहां तक नहीं पहुंची है, शिक्षा का अभाव है। आज हम गुजरात में 14वें स्थान पर शिक्षा में। आज भले हम कितना ही प्रगति की बात करें, लेकिन दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद वो भारत नहीं है, भारत गांव में रहता है। अगर वहां तक हम ये सुविधा न पहुंचाए, 12वीं कक्षा का बोर्ड का स्टूडेंट अहमदाबाद में पहला आता है, लेकिन क्या यह संभव है कि कोई देहाती बच्चा गांव से आए? अगर समान सुविधाएं जहां तक हम नहीं दे सकते, मुझे कहीं नहीं पहुंचना है। इस काम करते करते मैं जहां भी पहुंचू, मेरा लक्ष्य तो यही है कि जो अभाव में जी रहे हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, अगर प्रशासन की उनकी उत्तरदायित्व है, उनको शिक्षा का प्रबंध हो। मैं नहीं मानता कि जीडीपी से किसी देश का ग्रोथ हुआ है। नेशनल इंडेक्स बढ़ता है तो आदमी सुखी नहीं होता। मैं सोचता हूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव का सूचकांक कितना बढ़ा, अगर वो नहीं बढ़ता है
तो ये हमारे अहमदाबाद, राजकोट, वो हमारा गुजरात नहीं है। अगर ये वनवासी तक यह सुविधा नहीं पहुंचे तब तक हमें ये कार्य करना है। उसका संतोष मुझे ज्यादा होगा पद मिलने से। पद जितना भी मिले मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जितनी ऊंचाई तक हम पहुंचे। लेकिन ऊंचाई का मतलब ये नहीं है कि गद्दी मिलना। ये इन लोगों को जब तक हम सुविधा नहीं दे सकते हैं तब तक ये सिर्फ भाषण है और ये भाषा का अलंकार है। इसलिए दर्द हमें आज भी उतना ही है, संतोष नहीं है। आपने गोल्डन भाई साक्षात्कार ब्यूरो से बात की, अपना बहुमूल्य समय दे सके। इस अंक में आज हमारे साथ बात करने के लिए भगवान सिंह आर चौहान साहब तात्रा 126 बीजेपी की से हैं और खासतौर से उनसे रूबरू हो रहे हैं। सिंह साहब, खासतौर से जानना चाहूंगा कि आपकी राजनीति के बारे में जानना चाह रहा हूँ। सबसे प्रथम तो मैं आपको मॉर्निंग में जो आप हम लोग की मुलाकात में आए तो आपको अभिनंदन देता हूँ। राजनीति का हमने एग्जिट 1988 से हमने शुरुआत की, 1988। सबसे प्रथम हम विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड प्रमुख थे और बाद में हम बीजेपी के प्रेसिडेंट। बीजेपी के प्रेसिडेंट के बाद हम तालुका पंचायत के प्रेसिडेंट बने। इसको हिंदी में तालुका पंचायत के मुखिया बोलते हैं। मुखिया बोलते हैं। हाँ, सही बात। प्रेसिडेंट हुए 94 में, और 94 के बाद 2002 में आज हम विधायक ठासरा क्षेत्र में से चुनाव जीत गए। सिंह साहब, आप ऑलरेडी समाज सेवक थे, फिर आप राजनीति में ही क्यों आए? राजनीति में पहले अगर जहां आप बजरंग दल की बात करते हैं, विश्व हिंदू परिषद की बात करते हैं और बीजेपी की बात करते हैं, अगर अशोक सिंघल जी का नाम दिया जाए जिन्होंने पूरा जीवन यूं ही समाज सेवा के लिए समर्पण कर दिया। हाँ, हमारा जीवन पहले से हमारे बड़े पार्टी मिलकर समाज सेवा है। जो हमारे बड़े लोग थे वो सारे गुजरात के नेताओं के साथ घूमे थे, गुजरात के कोने कोने में घूमे थे और व्यसन मुक्ति जुम्बिश चलाया था। दारू, जुगार और अन्य जो सामाजिक बदियां है वो बदियां नष्ट नाबूद करने की वो हमारे बड़े लोग की पूरी तैयारी थी। वही समाज सेवा में हमारे बड़े लोगों ने जीवन बिताया। बाद में उन्हीं के पुनीत पगले पर हम चले तो आज हम विधायक बने हैं तो समाज सेवा के क्षेत्र पर। राजनीति में आके आप करना क्या चाहते हैं? राजनीति में आता है दूसरा कुछ, हम समाज सेवा ही करने चाहते हैं। समाज में जो कुछ लोगों को जो अज्ञानता है, समाज में जो कुछ लोगों को सरकार की जो कुछ योजना है, गरीब लक्ष्य योजना है, छिवाड़े के मानवीय की योजना है, वो दूर रहते हुए उनके लिए जो योजना है उस सभी योजनाओं को साकार करने के गरीब तक इसका लाभ पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। यदि कोई को आवक नहीं हो, बेचारा कायदा का अज्ञात हो, बेचारा कायदा कैसे, वही लोगों कायदा का जानकार कैसे होगा, इसको ग्राम पंचायत में ले जाएगा, इसको तालुका पंचायत में ले जाएंगे, इसको आवास दिलवाएंगे, ऐसे आवास बनेगा, इसका जीवन दोनों ऊंचा जाएगा, इसके बच्चे पढ़ेंगे। सिंह साहब, अभी आपने कौन कौन से अपनी तालुका के लिए काम करवाए हैं? तालुका में हमने बहुत से काम करवाए विकास के। जब हम तालुका पंचायत के प्रमुख थे तब भी हमने करोड़ों रुपया के बजट में, सरकार के बजट में हमने गोकुल काम योजना, जो गांव सुरक्षित गांव, स्वच्छ गांव, पारदर्शी गांव, वो गोकुल काम योजना का वहीवट किया। बाद में रोड, रास्ता, स्कूल के कमरे, आंगनवाड़ी के मकान, पानी की सुविधाएं, बोर, ऐसे बहुत सा काम हमने किया।